नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी के लिए स्टैटिक जीके का ये एक महा वीडियो होने वाला है। यानी स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है सब आपको इस एक महा वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो 10 प्रश्न आने वाले हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे और आपको बाहर से भी कोई नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो। पहले क्लासिकल डांस देखते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य जिसको हिंदी में कहा जाता है। आपको बता दें, कुल 8 भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको मान्यता प्राप्त है, यानी मान्यता प्राप्त क्लासिकल डांस भारत में 8 हैं। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इससे जो संबंधित कलाकार हैं उसमें पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, सोनल मानसिंह ये भी, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये सब भरतनाट्यम की कलाकार हैं और काफी चर्चित भी रही हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली ये केरल का है, का से कथकली, का से केरल, याद रखिएगा। ओके, इसकी कलाकार कौन है? कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कोटक्कल कृष्णन कुट्टी नायर, रीता गांगुली और सदानम कृष्णन कुट्टी। ये सब किसकी हैं? ये सब कथक कली की प्रमुख कलाकार हैं। केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य और है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहला है कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की कलाकारों में वैजयंती माला प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, हेमा मालिनी ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन, ये सभी मोहिनी अट्टम जो क्लासिकल डांस है उसकी नृत्यांगनाएं हैं। चौथा शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी आदि प्रमुख हैं। सत्रिया ये असम का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया रामकृष्ण तालुकदार, कृष्ण पाक्षी कश्यप, ये सब क्या है? ये सब सत्रिया नृत्य के कलाकार हैं। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है। कथक इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे पंडित लच्छू महाराज हो, अच्छन महाराज हो, पंडित बिरजू महाराज हो, सितारा देवी या शोभना नारायण आदि। फिर अगला है मणिपुर। मणिपुर का है ये गुरु नभ कुमार, गुरु बिपिन सिंह, झावेरी बहने, नयना, सुवर्णा, दर्शना, ये सब क्या है? ये सब मणिपुरी क्लासिकल डांस की प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। अगला है और अंतिम है ओडिसी। ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकारों में संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, अरुणा मोहंती और अदिति बंदोपाध्याय आदि प्रमुख हैं। ओके, तो ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हो गए जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आते हैं प्रमुख लोक नृत्यों की तरफ। भांगड़ा, गिद्दा और कीकली ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा काफी लोकप्रिय है, आप सभी लोग जानते हैं। गरबा और डांडिया गुजरात का है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में मुखौटा नृत्य और नाटी नृत्य। राजस्थान में घूमर कई बार पूछा जाता है। तेरह ताली और कालबेलिया ये सब राजस्थान का लोक नृत्य है। असम का बिहू है। पश्चिम बंगाल का कीर्तन है। जम्मू और कश्मीर का रऊफ, धमाली और हिक्कात ये सब क्या है? लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर के। छत्तीसगढ़ का पंडवानी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कर्मा है। कौन सा है? कर्मा। छोटा नागपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में सरहुल नामक लोक नृत्य। कर्नाटक में यक्षगान, बिहार में गंगिया और झिझिया, केरल में कुडियाट्टम और रामानट्टम, ये सब केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके, तो ये इतने लोक नृत्य महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे और लोक नृत्यों को देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, इससे भी प्रश्न पूछता है। सबसे पहले सितार देखते हैं। सितार के वादकों में मुश्ताक अली खां, पंडित रविशंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलायत खां, मणिलाल नाग, निशात खां, बुद्धादित्य मुखर्जी, शुजात हुसैन खां, जया विश्वास और पंडित शशि मोहन भट्ट, ये सब क्या है? ये सब सितार के प्रमुख वादक हैं। वायलिन के यल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजम, शिशिर कनाधर चौधरी, विष्णु गोविंद जोग,
लाल गुडी जयरामन, बाल मुरली कृष्ण, ये सब वायलिन के प्रमुख वादक हैं। सरोद के वादकों में ब्रिजनारायण, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अमजद अली खां, अशोक कुमार राय और चंदन राय आदि ये सब सरोद के प्रमुख वादक हैं। सारंगी की बात करें तो सारंगी में पंडित राज नारायण, अरुणा काले, संतोष मिश्रा, आसिफ अली खां, ध्रुव घोष, अरुणा घोष, रमजान खां और सावरी खां प्रमुख हैं। शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बनारस घराने से थे। शैलेश भागवत, हरि सिंह, अनंतलाल, भोलानाथ प्रसन्ना और जगन्नाथ। वीणा में रमेश प्रेम, एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भागवतार, अशद अली और ब्रह्मस्वरूप सिंह। हारमोनियम के लिए महमूद धौलपुरी, रविंद्र तलेगांवकर, अप्पा जुलगांवकर और बासंती माप मेकर। संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और तरुण भट्टाचार्य आदि प्रमुख हैं। बांसुरी के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, पन्ना लाल घोष मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरि प्रसाद चौरसिया इलाहाबाद से, विजय राघव राव, देवेंद्र मुक्तेश्वर, रघुनाथ सेठ, प्रकाश वडेरा, प्रकाश सक्सेना और राजेंद्र प्रसन्ना। पखावज के क्षेत्र में इंद्रलाल राणा, प्रेम बल्लभ, गोपाल दास, ब्रिज रमण लाल, रमाकांत पाठक और तेज प्रताप तुलसी आदि ये प्रमुख पखावज वादक हैं। तबला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तबला उस्ताद अल्लाह रखा, सभी बहुत महत्वपूर्ण है तबला के। पंडित सामता प्रसाद जिसको गदुई महाराज कहते हैं, उस्ताद लतीफ खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, सुभाष निर्वाण, किशन महाराज और अंबिका प्रसाद, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ओके, चलिए अब प्रमुख संगीत ग्रंथ और उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। बृहदेशी की रचना मतंग मुनि ने की। राग तरिंगड़ी पंडित लोचन की रचना है। संगीत तरंग राधा मोहन सेन। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। संगीत राज महाराणा कुंभा की रचना है। अलंकार शास्त्र राजा भोज ने लिखा। अभिनव भारती अभिनव गुप्त ने। नरोत्तम विलास नरहर चक्रवर्ती ने लिखा। मान कौतूहल राजा मान सिंह ने लिखा। संगीत दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दामोदर मिश्र की पुस्तक है। लक्ष्य संगीतकम और अभिनव राग मंजरी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का है। संगीत मतरंग नामक पुस्तक नारद ने लिखा। ओके, चलिए अब प्रमुख युद्ध कलाओं को देख लेते हैं। कलारी पयट्टू केरल की युद्ध कला है। सिलाम्बम तमिलनाडु की। मर्दानी खेल महाराष्ट्र की। थांगटा अक्सर पूछा जाता है, मणिपुर का। शारित साराक मणिपुर। छीबी गदगा मणिपुर। छोलिया उत्तराखंड की युद्ध कला है। ठोडा हिमाचल प्रदेश की। मुष्टि उत्तर प्रदेश खासकर वाराणसी की। कथी सामू आंध्र प्रदेश की। पारिकदा पश्चिम बंगाल और बिहार की। गतका ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाब का। पाइका अखाड़ा उड़ीसा का। पांग लहब शोल ये सिक्किम का प्रमुख युद्ध कला है। ये प्रमुख युद्ध कलाएं हैं। अब प्रमुख महोत्सव त्योहार देख लेते हैं। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम केरल का बहुत प्रमुख त्योहार है। केरल के 3 त्योहार ओणम, पूरम और विशु, तीनों याद रखिएगा। संगाई पर्व ये मणिपुर में मनाया जाता है। कंबाला पर्व कर्नाटक में। हार्नबिल महोत्सव अक्सर पूछता है, नागालैंड में। लोशांग महोत्सव सिक्किम। बिहू असम में। हेमिस पर्व लद्दाख का है। लोशर ये लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल में मनाया जाता है। अबू बांची मेला बहुत ही फेमस है, असम में। खर्ची पूजा मेला त्रिपुरा का बहुत फेमस है। पचूल बिहार और उड़ीसा में। और राजहंस पर्व ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, उत्तराखंड में स्थित हिंदू धर्म के 4 धाम। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री भी उत्तरकाशी जिले में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है और बद्रीनाथ चमोली जिले में है। ओके, भारत की लोक चित्रकलाएं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। पट्टचित्र ये चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। रंगवाली कर्नाटक से। कलमकारी अक्सर पूछ लेता है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। फुलकारी पंजाब की। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की। कालीघाट पश्चिम बंगाल की। पिथोरा गुजरात की। मधुबनी बहुत महत्वपूर्ण है, मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस रहती है, बिहार की चित्रकला है। बाघ मध्य प्रदेश की है। वारली महाराष्ट्र की। चिनकारी लखनऊ की। रंगोली ये महाराष्ट्र की चित्रकला है।
और चौकपूर्णा ये उत्तर प्रदेश की चित्रकला है। ओके, चौकपूर्णा और चिकनकारी दोनों यूपी की। भारत में प्रमुख मेले जो लगते हैं, सूरज कुंड शिल्प मेला हरियाणा में, पुष्कर मेला राजस्थान में, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, गणगौर मेला राजस्थान में, कुंभ मेला हरिद्वार इलाहाबाद नासिक और उज्जैन में, अभी हाल ही में इसी वर्ष इलाहाबाद में लगा भी था प्रयागराज में, सोनपुर पशु मेला बिहार में, अबुबांची मेला असम में और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का है। विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति जो फसल कटाई त्योहार होता है उसके नाम, गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है, असम में भोगली बिहू, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में माघी, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी और कर्नाटक में मकर संक्रामना इसको कहा जाता है। ओके, देखिए कुछ लोक नृत्य और देख लीजिए, उसमें थोड़ा से कम थे जो छूट गए हैं, इसमें देख लीजिए। बिहू असम का है, बताया ही गया। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, ख्याल लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान का है, चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छऊ नृत्य बिहार और उड़ीसा का है, रऊफ कश्मीर का है, नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, गणगौर मध्य प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है, बांस नृत्य मिजोरम का है, कठपुतली नृत्य राजस्थान, सांग और घोड़ी नाच हरियाणा का, चैता और विदेशिया लोक नृत्य बिहार का, कर्मा ये कोल जनजाति करती है बिहार की, सरहुल ये उराव बिहार में मनाया जाता है, सरहुल नामक लोक नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्थापत्य कला को देख लेते हैं, जो विभिन्न शैली में मंदिर बनते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में जो भी मंदिर आपको मिलेंगे सब नागर शैली में मिलेंगे, यहाँ तक कि जो भी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बना है वो भी नागर शैली में ही निर्मित है। हिमालय से विंध्य पर्वत तक नागर शैली के मंदिरों का विस्तार है और ये सभी मंदिर ज्यादातर 8वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच में निर्मित हुए। इनकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंदिरों का आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होना, मंदिरों में गर्भगृह, उसके समक्ष मंडप, अर्ध मंडप का होना। आप देखते होंगे उत्तर भारत के मंदिरों में कि वहां पर गर्भगृह होता है, जहां पर भगवान की जो मुख्य आराध्य रहते हैं, मुख्य भगवान रहते हैं, जिनके नाम पर मंदिर होता है, उनकी मूर्ति गर्भगृह में ही रहती है। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि शिखर की प्रधानता होती है। ऊपर मंदिर के ऊपर एक शिखर बना रहता है, लगा रहता है, और उसके शीर्ष पर एक कलश रहता है। ये नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। प्रमुख नागर शैली के जो मंदिर हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का ही मुक्तेश्वर मंदिर और राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये सभी नागर शैली में बने मंदिर हैं। ओके, अब आते हैं द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत में फेमस है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं सब द्रविड़ शैली के बने मंदिर हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और इसकी स्थापना 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। इसकी विशेषता है गोपुरम। गोपुरम मतलब इनका जो प्रवेश द्वार होता है बहुत विशाल होता है, पिरामिड नुमा शिखर होते हैं। अब आप देखिए साउथ में अगर कहीं गए हो कभी, तो साउथ के जितने भी मंदिर हैं वो सभी पिरामिड नुमा बने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अंदर बहुत बड़ा प्रांगण होता है और उसके चारों तरफ चहार दीवारी होती है और इसके अंदर नहाने का तालाब भी होता है। बहुमंजिला मंदिर होते हैं, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होते हैं। पल्लव शासक जो थे वो द्रविड़ शैली के जन्मदाता थे, लेकिन चोल काल में इसका ज्यादा विकास हुआ था। प्रमुख मंदिर देख लीजिए द्रविड़ शैली के। तमिलनाडु के तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, कर्नाटक के विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर, तमिलनाडु में ही श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में ही पार्वती मंदिर, तमिलनाडु के कांची में कैलाश मंदिर, तमिलनाडु के कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेली मंदिर और तमिलनाडु में ही मामल्लपुरम का रथ मंदिर, ये सभी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, ये जो तेली मंदिर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये उत्तर भारत में स्थित द्रविड़ शैली में बना एकमात्र मंदिर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है लेकिन द्रविड़ शैली में बना है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तीसरी है बेसर शैली।
विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक ये फैली है। चालुक्य शैली इसको कहा जाता है। इसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिला जुला रूप पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर, बुरहानपुर का खानदेश मंदिर और वृंदावन का वैष्णो मंदिर। ओके, तो ये प्रमुख 3 शैलियां थी मंदिरों की। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों को देख लेते हैं। कजरी, आप सभी लोग कजरी से परिचित होंगे। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वाराणसी और मिर्जापुर इसका प्रमुख क्षेत्र है। सोहर अवध के पूर्वांचल में प्रमुख रूप से गाया जाता है, खासकर बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। होरी और रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र में, बरसाना मथुरा में। इसुरी फाग बुंदेलखंड का लोकगीत है। चैता पूर्वांचल का, आल्हा बुंदेलखंड का, खासकर महोबा जिले का। लावड़ी और बहतरबील रुहेलखंड का लोकगीत है। होली गीत झूला गीत पूर्वांचल का। ढोला और रागिनी ये पश्चिमी क्षेत्र का प्रमुख लोक गीत है। ये इतने महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लोक नृत्यों को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। हम यहाँ पर यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं। पहला है चरकुला, ब्रज क्षेत्र मथुरा में किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर ये नृत्य किया जाता है, अक्सर पूछता है ये। पाई डंडा बुंदेलखंड का है, ये अहिरों के द्वारा किया जाता है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। सैरा नृत्य ये भी बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में युवाओं के द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य ये बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। दीप देवी और कार्तिक नृत्य ये भी बुंदेलखंड में ही किए जाते हैं। कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवाड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है। रास नृत्य, झूला नृत्य और मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र के हैं। चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। धोबिया, नटवरी, धीवर नृत्य, कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल का है। जोगिनी नृत्य अवध का, खासकर रामनवमी के अवसर पर जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य पर। क्लासिकल डांस, हालांकि इसको मैंने अभी ऊपर बताया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, या कथक भी लिखा रहता है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ। ठाकुर प्रसाद इस नृत्य के प्रणेता माने जाते हैं। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया था, याद रखिएगा। प्रमुख कथक के नृत्यकारों को देख लीजिए, लखनऊ घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराने के बिंदादीन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और तनुश्री, जबकि बनारस घराने से सितारा देवी, शिवनंदन मिश्र, उदय शंकर, बड़े रामदास और अलखनंदा, ये सभी क्या है, कथक के नृत्यकार हैं। और कुछ देख लेते हैं यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाते हैं? ये हिंदू महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जिन्होंने क्या लिखा था, वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। जबकि बौद्ध इसे भगवान बुद्ध की स्मृति में मनाते हैं। ठीक है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हल्दर हैं। स्वामी हरिदास का निवास कहाँ पर था? वृंदावन के निधिवन में था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों में लखनऊ, बनारस, किराना घराना, आगरा और रामपुर का घराना है। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह का काल था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के प्रसिद्ध घराने लखनऊ और वाराणसी के हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी, याद रखिएगा। प्रमुख घरानों के कलाकार देख लीजिए। वाजिद हुसैन खां तबला बजाते थे, लखनऊ घराने से संबंधित है। किशन महाराज ये भी तबला वादक है, बनारस घराने से संबंधित है। अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य पंडित रविशंकर सितार वादक है, बनारस घराने से हैं दोनों। शंभू महाराज पखावज वादक है, बनारस घराने से। बिस्मिल्ला खां सहनाई वादक, बनारस घराने से। पागलदास पखावज वादक, बनारस घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई ये ठुमरी टप्पा की गायिका थी, बनारस घराने की हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, प्रयागराज घराने से बिलोंग करते हैं। जानकी बाई या छप्पन छोरी गायिका है, प्रयागराज से संबंधित। गिरिजा देवी जिनको ठुमरी क्वीन कहा जाता था, ठुमरी गायिका है, बनारस से संबंधित है। इनका कुछ समय पहले देहांत हो गया। सिद्धेश्वरी देवी ख्याल और ठुमरी गायन से संबंधित है, वाराणसी की।
बेगम अख्तर गजल और शास्त्रीय गायिका है फैजाबाद की। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शैलजा सिंह सब कथक के नर्तक हैं लखनऊ घराने से। सितारा देवी और हरिशंकर मिश्र ये भी कथक नर्तक हैं लेकिन बनारस घराने से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक है किराना घराने से, खासकर जो मुजफ्फरनगर का घराना है किराना घराना। गंगूबाई हंगल ये भी ख्याल गायिका से संबंधित है किराना घराने से। अमजद अली खां सरोद वादक हैं ग्वालियर घराने से हैं। ठुमरी क्वीन गिरजा देवी का जन्म बनारस में हुआ था। किराना घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। बेगम अख्तर और मल्लिका ए गजल, बेगम अख्तर जो थी वो मल्लिका ए गजल नाम से प्रसिद्ध थी। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी की बंदिशों सबसे पहले प्रमुख कृषि संस्थानों को देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं हैदराबाद के संस्थानों की तरफ। अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क पौध अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान ये भी हैदराबाद में। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये सभी हैदराबाद में स्थित प्रमुख कृषि संस्थान हैं। लखनऊ की बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पादप अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में वन प्रबंधन। मृदा विज्ञान संस्थान ये भी भोपाल में है। भारतीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान ये भी भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसको नीरी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों के लिए नागपुर में ये भी स्थित है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान भी नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में ही स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु हैसरगट्टा में स्थित है। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी इसको कहा जाता है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में। राष्ट्रीय जल तकनीकी अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर में। केंद्रीय कपास तकनीकी अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ओके, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय चरस अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड गुरुग्राम में। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजी फेमा नागालैंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली हरियाणा में, भारत सरकार का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में स्थित है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में, राष्ट्रीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इधर देख लेते हैं थोड़ा। पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। देखिए, वन प्रबंधन संस्थान आएगा तो भोपाल में और वन्य जीव संस्थान आएगा तो देहरादून में, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कर्नाटक में, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट मध्य प्रदेश में, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो ये मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कृषि बोर्डों को देख लेते हैं। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता में, मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया कोच्चि केरल में, तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड इसका मुख्यालय हैदराबाद में, केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड नई दिल्ली में, नारियल विकास बोर्ड कोच्चि केरल में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में स्थित है। प्रमुख पर्यावरण संगठन देख लीजिए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890 में स्थापित हुआ, मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये भी 1916 में स्थापित हुआ, कोलकाता में मुख्यालय। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण एक नामक पर्यावरण संगठन बनाया गया। पर्यावरण शिक्षा केंद्र 1984 में अहमदाबाद में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चेन्नई में, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में नई दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र 1990 में स्थापित हुआ, कोयम्बटूर में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया 1969 में बेंगलुरु में, भारतीय वन्य जीव संस्थान 1982 में देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 में देहरादून में, राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में स्थापित हुआ, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में स्थापित हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में मुख्यालय। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में स्थापित हुआ, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख अनुसंधान संगठन देख लेते हैं। सबसे पहले इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु और कर्नाटक में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसका योगदान क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण में, चंद्रयान, मंगलयान और अंतरिक्ष मिशन नित्य नई नई उपलब्धियों को ये छू रहा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। इसका योगदान क्या रहता है? रिमोट सेंसिंग और भूस्थानिक डाटा। फिर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई। इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर है। योगदान इसका रॉकेट और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यहाँ पर निर्मित होता है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। उपग्रह संचार और रिमोट सेंसिंग में ये अपना योगदान देता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट है, बार्क जिसको कहते हैं, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई और महाराष्ट्र दोनों जगह है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। परमाणु ऊर्जा, रेडिएशन तकनीक और परमाणु अनुसंधान में ये अपना योगदान देता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित हुआ, तमिलनाडु के कलपक्कम में। निदेशक डॉक्टर बी वेंकटरमन है। योगदान फास्ट रिएक्टर प्रौद्योगिकी का विकास। फिर है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, 1963 में स्थापित हुआ। गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में मुख्यालय है। उच्च ऊंचाई पर अनुसंधान करना इसका प्रमुख कारण है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR जिसको कहते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बायोमेडिकल अनुसंधान है ये। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक डॉक्टर सेफियर मंडे। रासायनिक जायकी और औद्योगिक अनुसंधान का बढ़ावा। विक्रम अंतरिक्ष साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC 21 नवंबर 1963 को ये स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर इसके निदेशक है। रॉकेट और प्रक्षेपण यान यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। ये उपग्रह संचार और रिमोट सेंसिंग में योगदान देता है। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये वही तो है। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एम्स के बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। डॉक्टर राधा रंगराजन इसके निदेशक हैं। दवा विकास और अनुसंधान इसका प्रमुख कार्य है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके निदेशक संदीप P त्रिवेदी हैं। इसका योगदान भौतिकी अनुसंधान में होता है। तो ये रहा आपका आज का ये कंप्लीट वीडियो और उम्मीद करते हैं जो अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन है वो इसी में से आ जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिवस को अगले 5 से 7 मिनट में पूरे वर्ष के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सबको एक साथ हम लोग देखेंगे। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है भारत में। 24 जुलाई को आयकर दिवस इनकम टैक्स डे जिसको कहते हैं। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व युवा कौशल दिवस। 11 जुलाई भी अति महत्वपूर्ण है, विश्व जनसंख्या दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। भारत के सहकारिता मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं जो कि गृह मंत्री भी हैं। तो सहकारिता मंत्रालय हाल ही में भारत सरकार ने शुरू किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। 5 जुलाई को। 1 जुलाई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे और GST डे यानी वस्तु एवं सेवा कर दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस को मनाने का फैसला किया था, जिसके तहत 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी 25 जून को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दोनों साथ ही में मनाया जाता है। ओके। 21 जून बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 7 जून ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस वर्ष की थीम क्या थी 2025 की? खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान। 5 जून ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत और मेजबान देश कौन था? दक्षिण कोरिया। कौन था? दक्षिण कोरिया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 20 मई को 2 दिवस, विश्व गौरैया दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस, ये दोनों 20 मई को मनाए जाते हैं। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, कल मैंने बताया भी था। इसकी थीम क्या है? मानवता को जीवित करना। इस वर्ष की है 2025 की। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस।
25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। इस वर्ष की थीम क्या थी? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनः प्रज्वलन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे जिसको कहा जाता है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष की थीम क्या थी? स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहा जाता है। इसकी थीम थी इस वर्ष की, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसकी थीम थी इस वर्ष की ग्लेशियर संरक्षण। 21 मार्च को इस बार पहली बार पहला विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया गया। देखिए यहीं पर एक आपको बात बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो हर वर्ष कोई ना कोई स्पेशल वर्ष उसको घोषित करता है किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर। इस वर्ष उसने जो सब्जेक्ट लिया है वो है ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियर संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है। कौन? संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए एक है राष्ट्रीय महिला दिवस, एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है जिसकी थीम थी 2025 की रेडियो और जलवायु परिवर्तन। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, या जिसको पहले विकलांग हम लोग कहते थे, विश्व दिव्यांग या विकलांग दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, अभी मैंने आपको बताया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा संविधान का संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, उसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। 8 अक्टूबर को 92वां वायुसेना दिवस इस बार मनाया गया 2024 में, याद रखिएगा। 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता था वो 7 अगस्त का ही दिन था, उसी को याद करने के लिए भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। ठीक है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। 29 सितंबर के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है। विश्व हृदय दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, भारत का है ये, और इसी वर्ष भारत सरकार ने इसको मनाने का फैसला किया है।
ये पहले मनाया जाता था धनतेरस को, दीपावली के जो 2 दिन पहले धनतेरस पड़ती है उस दिन मनाया जाता है। लेकिन अब इसको सरकार ने एक स्पेशल डेट दी है, 23 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर दिवस, भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये रहे पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 हैं। 193वां जो इसका देश है, सदस्य बना है, वो दक्षिण सूडान है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सुरक्षा परिषद ये यूनाइटेड नेशन का मुख्य अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है और इन सभी के पास वीटो पावर की शक्ति मौजूद होती है। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। यूएन के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। 1946 से 1952 तक ये यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जापान के यूजी इवासावा हैं, जबकि भारतीय जो न्यायाधीश हैं, इसमें जो भारतीय न्यायाधीश प्रतिनिधित्व वर्तमान में कर रहे हैं वो दलबीर भंडारी कर रहे हैं। ओके, चलिए विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में 189 सदस्य इसके देश सदस्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जिसको कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ही है। 191 इसके सदस्य हैं वर्तमान में इनकी जो प्रबंध निदेशक है, अध्यक्ष हैं, एमडी हैं, वो है क्रिस्टलीना जार्जीवा। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण है, इस समय ट्रेंडिंग में है। इसके वर्तमान में कुल 10 सदस्य हैं और 10वां अभी हाल ही में इसी वर्ष जो सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, उसमें 10वें सदस्य को मान्यता दी गई। कौन है वो? इंडोनेशिया है। देखिए कहीं कहीं पर आपको 11 लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 10 ही है वर्तमान में। क्योंकि देखिए सऊदी अरब की भी बात चल रही थी कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा, हालांकि अभी वो शामिल नहीं हुआ है। तो जब तक शामिल नहीं हो जाता है तब तक उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में कुल 10 ही सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये तो संस्थापक थे। पहले देखिए जो पहले ब्रिक्स था उसका नाम था ब्रिक, ये यस नहीं था। तो बी से मतलब होता था ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो ये ब्रिक्स बन गया। इसके बाद अब जाके 2024 में और 2025 में कुल मिला के 5 देश इससे और जुड़ गए हैं। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जुड़े और अब 2025 में इंडोनेशिया इससे जुड़ा है। इस वर्ष 2025 में 17वां सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में।
और अब अगले वर्ष यानी 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में भारत में आयोजित किया जाएगा। ओके, पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी ब्रिक्स का ही बैंक है, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापना हुई है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 166 सदस्य वर्तमान में इसके हैं, जिनमें से सबसे नवीन सदस्य है, नया सदस्य है 166वां, वो तिमोर लेस्ते है। ओके, व्यापार संबंधी गतिविधियों को हैंडल करना इसका प्रमुख कार्य होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अक्सर चर्चा में रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 सदस्य हैं इसके वर्तमान में। इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयस हैं, इथोपिया के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो संगठन है वो है शार्क। शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। 1985 में स्थापना हुई थी। नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। 8 सदस्य इसके मौजूदा समय पर हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी अगर आप देखें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी क्या हैं? सार्क के सदस्य हैं। सिर्फ यहाँ पर म्यांमार को छोड़ दिया जाए, म्यांमार नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। नाटो काफी चर्चा में है इस समय यूक्रेन की वजह से। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। 1949 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में कुल 32 सदस्य इसके हैं, जिसमें 32वां है स्वीडन। ओके, यूनेस्को अगला है, ये भी काफी चर्चा में रहता है। जो भारत में धरोहर स्थल को मान्यता दी जाती है वो यूनेस्को द्वारा ही दी जाती है। फुल फॉर्म इसका है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे एजोले हैं, फ्रांस के ही हैं। कुल धरोहर स्थल अब तक यूनेस्को द्वारा 1248 घोषित किए गए हैं, जिनमें 2025 अभी जुलाई में जो इसका सम्मेलन हुआ, इसकी जो बैठक हुई थी, 47वीं बैठक थी, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आयोजित हुई थी। उसमें 26 नए स्थलों को और जोड़ा गया पूरे विश्व के, जिसमें भारत का भी एक स्थल जोड़ा गया। कौन सा था? मराठा सैन्य परिदृश्य था। भारत में अब कुल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 है वर्तमान में। 44वां हाल ही में जुलाई में जोड़ा गया मराठा सैन्य परिदृश्य, जो कि मराठा के 12 किलों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, ठीक है। 11 किले इसमें महाराष्ट्र में स्थित है और एक किला जिसको जिंजी किला कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है? जिंजी फोर्ट, वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला संगठन है संघाई सहयोग संगठन SCO। 2001 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चीन की राजधानी बीजिंग में है। 10 इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? चीन, भारत, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस 2024 में सदस्य बना, ठीक है। आसियान की बात करते हैं। अगला देश है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संघ है आसियान। 1967 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 10 इसके सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस हैं। फिर 1984 में ब्रुनोई सदस्य बना। 1995 में वियतनाम बना। 1997 में म्यांमार और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक गणराज्य बना और 1999 में कंबोडिया इसका सदस्य बना। कुल मिला के 10 सदस्य देश हैं इसके। अब हम बढ़ते हैं कुछ और संगठन को जल्दी से देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट जो है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इंटरपोल, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस संस्था इसको माना जाता है। 1923 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। सदस्य इसके कितने हैं वर्तमान में? 196 देश। खाद्य और कृषि संगठन FAO, 1945 में स्थापना हुई थी। इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। 193 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, 1948 में स्थापित हुआ था। लंदन इसका मुख्यालय है और 175 देश इसके सदस्य हैं IMO के। G7, देखिए इसको पहले G8 के नाम से जाना जाता था। G7 को जब इसकी स्थापना 1975 में हुई थी तो ये G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 में रूस इससे अलग हो गया। पहले रूस भी इसका सदस्य था, लेकिन रूस जब चला गया तब ये G7 हो गया। इसके जो सदस्य हैं वो विकसित देश हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, ये इसके सदस्य देश हैं G7 के। ओपेक, ओपेक ये ऑयल जो एक्सपोर्ट वाली कंट्रीज हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक का फुल फॉर्म ही होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में स्थापना हुई है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 13 इसके देश जो हैं वो सदस्य हैं। पहले काफी सदस्य थे, 27 के आसपास थे, लेकिन वर्तमान में कुल 13 देश इसके सदस्य रह गए हैं। रेड क्रॉस, 1863 में हेनरी ड्यूरेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। इस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है अब तक, 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये क्या करता है? युद्ध और विपदाओं के समय कठिनाइयों से ये राहत दिलाने का काम करता है रेड क्रॉस। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन EU, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। पहले ब्रिटेन भी इसका सदस्य था, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, लेकिन वो कुछ समय पहले इससे अलग हो गया। ओके, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण जो संगठन थे, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। यकीन मानिए इसी में से एक नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक को कंप्लीट रूप में देखेंगे। शुरुआत करेंगे नई पुस्तकों के साथ जो वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चित हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे भारतीय इतिहास से लेकर पुराना प्राचीन इतिहास तक की जो पुस्तकें हैं उन सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। यानी आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद और कहीं से पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा हर वीडियो में कोशिश रहेगी कि आपको जो भी मिले वो यहाँ पर इतना ऑथेंटिक मिल जाए कि आपको अन्य सोर्सों की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और यकीन मानिए ऐसा ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यू बुक्स की तरफ चलते हैं। इसमें भी जो खिलाड़ियों की आत्मकथाएं हैं वो अक्सर पूछ लेता है। सबसे पहले उसको देखते हैं। गोल्डन गर्ल, ये PT ऊषा की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की। एस अगेंस्ट ऑड, सानिया मिर्जा जो कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थी। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम, बॉक्सर हैं ये। गोल, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह एथलीट थे, इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, आप सभी ने देखी भी होगी। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की आत्मकथा है। जब इनको कैंसर हुआ था उस समय ये पुस्तक आई थी। इम्परफेक्ट, ये संजय मांजरेकर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। नो स्पिन, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर सेनवार्न की ये आत्मकथा है, नो स्पिन। ओके, चलिए
कुछ अन्य पुस्तकों को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों में कर्मयोग, जनयोग, राजयोग और द पावर ऑफ माइंड, ये 2023 में पीईटी में पूछा जा चुका है। द पावर ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की है। रामचंद्र गुहा, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, इनकी दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों लगभग एक ही नाम से है। पहली पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी और दूसरी है गांधी बिफोर इंडिया। एक में बिफोर है, एक में आफ्टर है, दोनों में इंडिया और गांधी है। याद रखिएगा, ये अगर आपको कहीं दिखे तो रामचंद्र गुहा। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकों को देखते हैं। विंग ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और टर्निंग पॉइंट्स। भीमराव अंबेडकर की दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अनहिलाइलेशन ऑफ कॉस्ट और वेटिंग फॉर वीजा। अमृता प्रीतम की पुस्तक पिंजार, कोरे कागज, रशीदी टिकट और डेथ ऑफ ए सिटी, ये चार पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। शशि थरूर की पुस्तकें काफी चर्चित रहती हैं, जिनमें व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अंबेडकर ए लाइफ और एन इरा ऑफ ए डार्कनेस, ये सभी पुस्तकें शशि थरूर की हैं। चेतन भगत की पुस्तकों में 400 डेज, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स और 5 पॉइंट समवन, ये सभी चेतन भगत की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसमें तो दो पुस्तकें ऐसी हैं जिन पर मूवी भी बन चुकी है, हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेट्स पे। सलमान रुश्दी की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत महत्वपूर्ण है। विक्ट्री सिटी, नाइफ और द गोल्डन हाउस। आर के नारायण की पुस्तक मालगुडी डेज बहुत महत्वपूर्ण है। द डार्क रूम और द गाइड। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, एग्जाम वॉरियर्स उनकी ही पुस्तक है। ज्योति पुंज और साक्षी भाव। अमर्त्य सेन की पुस्तक होम इन द वर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण है और द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। संजय बारू की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आई थी मनमोहन सिंह के काल में, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इंदिरा गांधी की पुस्तक है माई ट्रूथ। रंजन गोगोई की पुस्तक है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। नटवर सिंह की पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ और मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा में आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राचीन काल की पुस्तकों को देखते हैं। सबसे पहले वैदिक काल। वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें शतपथ ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का इसमें वर्णन है तथा पूर्वा उर्वशी व्याख्यान का भी वर्णन है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते, जो भारत का आदर्श वाक्य है वो यहीं से लिया गया है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। रामायण, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। रामायण का तमिल में अनुवाद कंबन द्वारा तथा बांग्ला में अनुवाद कृत्तिवास द्वारा किया गया, याद रखिएगा। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। महाभारत का तमिल अनुवाद पेरुंदेवनार द्वारा किया गया था। संगम काल की पुस्तकों को देख लीजिए। तोलक्कापियम, ये तमिल व्याकरण की पुस्तक थी, इसके लेखक थे तोलक्कापियर। शिलप्पादिकारम, ये महाकाव्य था संगम काल का, इसके लेखक इलिंगो आदिगल थे। मणिमैखले, ये भी महाकाव्य था, इसके लेखक शीतले सत्तनार थे। जीवक चिंतामणि, ये भी महाकाव्य था, इसके लेखक तिरुतक्क देवर थे। तिरक्कुरल, ये तमिल की बाइबिल कही जाती है, इसके लेखक तिरुवल्लुवर थे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैन धर्म में दो पुस्तकें हैं, हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु की कल्पसूत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म की दो पुस्तकें, नागसेन की मिलिंद पन्हो और अश्वघोष की बुद्ध चरित और सौंदरानंद, ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मौर्य काल में आते हैं तो अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ये राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित पुस्तक है, याद रखिएगा। इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र की पुस्तक है। मौर्योत्तर काल की पुस्तकों में नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा, महाभाष्य पतंजलि ने, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है,
कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक है। बृहत कथा कोश ये गुढ़ाढ्य की पुस्तक है। गाथा सप्तशती हाल की पुस्तक है। और कातांत्र ये सर्ववर्मन की पुस्तक है। ठीक है। गुप्त काल में कालिदास की सबसे पहले पुस्तकों को देखते हैं। पहले कालिदास के नाटक को देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास द्वारा लिखित नाटक है। रघुवंश और कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य हैं, कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं। मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त द्वारा लिखित है। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। बृहत संहिता या पंच सिद्धांतिका इसको वराह मिहिर ने लिखा है, जो कि ज्योतिषी थे। गुप्तोत्तर काल में बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ह्वेनसांग ने सीयूकी और फाहियान ने फूयोकी नामक पुस्तक की रचना की थी। कुछ अन्य देख लीजिए। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा। दंडी की पुस्तक का नाम दशावतार स्तुति है। जयदेव की पुस्तक का नाम गीत गोविंद है। चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो है। और राजशेखर की पुस्तक का नाम कर्पूर मंजरी है। ये प्राचीन काल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सभी। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन पुस्तकों को देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किताबुल हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। किताबुल यामिनी उतबी की पुस्तक है। शाहनामा इसको फिरदौसी ने लिखा है। तुगलकनामा खजायन उल फुतुह और किरान उस्सादैन ये तीनों पुस्तकें अमीर खुसरो की हैं, जिसमें ये तुगलकनामा बहुत महत्वपूर्ण है। तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी इसके रचयिता जियाउद्दीन बरनी हैं, दोनों पुस्तकों की। तबकाते नाशिरी ये मिनहाश उस सिराज की पुस्तक है। ताजुल मवाशिर हसन निजामी की पुस्तक है। कृष्णदेव राय की भी दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यदा। तुजुक ए बाबरी जिसको बाबरनामा कहते हैं, इसके लेखक बाबर थे। बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद मिस बेवरिज ने, जबकि फारसी में रहीम यानी अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। रेहला अरबी भाषा में इब्न बतूता की पुस्तक है ये। फुतुहाते फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा खुद लिखी गई आत्मकथा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। मुतखाब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है। आलमगीरनामा मोहम्मद काशिम की पुस्तक है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। और पादशाहनामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है। ओके, तो ये रही मध्यकालीन इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें, मध्यकालीन काल में जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी। अब हम लोग बढ़ेंगे आधुनिक काल की तरफ। आधुनिक काल की प्रमुख पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें विचित्र नाटक यह आत्मकथा है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की। 1857 इस पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ सेन थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसके लेखक वीडी सावरकर थे। द ग्रेट रिवेलियन इसके लेखक अशोक मेहता थे। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी इसके लेखक सर सैयद अहमद खां हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इसमें नील विद्रोह का वर्णन है। तोहफत उल मुहदीन फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। महात्मा गांधी की पुस्तकों को देख लेते हैं। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यानी सत्य के मेरे प्रयोग, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम यानी मेरे सपनों का भारत, ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी की हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तकों में पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन निष्कासन के सिद्धांत का इन्होंने वर्णन किया है, और राफ्त गोफ्तार, ये सभी दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें हैं। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकों में गीता रहस्य, केसरी और मराठा। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक में इंडिया डिवाइडेड।
इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त की पुस्तक है। ये हुआ आपका कंप्लीट जो महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं। और यकीन मानिए इससे बाहर बहुत मुश्किल है आना, ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्तमान से लेकर प्राचीन काल तक की जो सभी पुस्तकें थी वो सभी आपको अच्छे से बता दी गई है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ढेर सारे टॉपिक आपको जीएस के इसमें मिलने वाले हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। एक प्रश्न इससे आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि कम समय में ज्यादा टॉपिक को हमको कवर करना है इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखते जाना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, यह भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। उस समय तो उत्तराखंड था नहीं, उत्तराखंड तो 2000 में बना है। उस समय उत्तर प्रदेश था, तो यानी उस समय के उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में उत्तराखंड में उसको स्थापित किया गया था। और इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 40,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। भारत की कुल सतह का 1.23% राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है, नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लेह में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। लेह अब ये लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं लद्दाख के लेह में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जिसका नाम है साउथ बटन द्वीप। ओके। मणिपुर का कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का जल्दापारा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये दोनों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये हंगुल जिनको कश्मीरी मृग कहा जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, एक प्रकार का पक्षी होता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपकी परीक्षा में इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। इसमें स्थापना वर्ष भी दिया गया है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग को देखते चलना है। हालांकि ये कभी नहीं पूछता है कि स्थापना कब हुई थी, सिर्फ पूछेगा कि कौन सा पार्क, नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क को देखते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। ये सभी आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में भी 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है, और मृगवाणी नेशनल पार्क, ये तीनों जो है वो तेलंगाना में स्थित हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में और मुलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, अक्सर पूछता है, जिसमें डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी असम में स्थित हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। छत्तीसगढ़ के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सभी छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। ओके। भगवान महावीर जिसको मोल्लम नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये गोवा में स्थित है, गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है।
काला हिरन नेशनल पार्क गुजरात में, गिर नेशनल पार्क अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था गुजरात में, मरीन नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्छ की खाड़ी में स्थित मरीन नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही स्थित है। इसके अलावा वसंदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये गुजरात के नेशनल पार्क हो गए। हरियाणा के नेशनल पार्क में कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क प्रमुख हैं। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क ये सभी कहाँ स्थित है? ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सभी देखिए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको तैयारी अपनी परफेक्ट तरीके से करनी पड़ेगी, हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क को देख लेते हैं, 4 ही हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस हाई नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये जम्मू कश्मीर में है, जिसमें जो हेमिस हाई है अभी मैंने आपको बताया, ये वर्तमान में अब लद्दाख में स्थित हो गया है। अब जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो हेमिस हाई जो है वो लद्दाख में चला गया है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क स्थित है। कर्नाटक के भी बहुत महत्वपूर्ण है नेशनल पार्क, जिसमें बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये तितली उद्यान भी है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, अंसी नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक में स्थित नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। केरल के नेशनल पार्कों को देख लेते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, मथीकेटन नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, अनाई मुडी शोला नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है? सभी केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है। इसको देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और दिनाशौर नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क को देखते हैं। चंदोली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है? ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिए पेंच में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी है और एक पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो पेंच वाला है ये प्रियदर्शनी, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क अगर आएगा तो वो मध्य प्रदेश में रहेगा, और पेंच नेशनल पार्क आएगा तो वो महाराष्ट्र में रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर में एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है। मेघालय में बलफराक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ये दोनों मेघालय में स्थित हैं। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क स्थित है। नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्थान के नेशनल पार्कों की बात करें तो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, थार, केवलादेव और केवलादेव, ये 5 जो हैं वो राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी मनीर मरीन नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ओके, ये याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी में मरीन नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दोनों त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है।
उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी और राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। ओके। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गोरुमरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, नेौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सभी पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। अब आते हैं हम लोग अंडमान निकोबार की तरफ। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क, ये सभी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नेशनल पार्क हैं। ओके, तो ये भारत के प्रमुख 106 नेशनल पार्क हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 10 मिनट में आपने पूरे नेशनल पार्क को देख लिया है भारत के, और इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुरुआत कर रहे हैं देश, राजधानी और मुद्रा से। इससे एक प्रश्न आना तय है। सभी महाद्वीपों को अलग अलग हम लोग देखेंगे, बस आप लोगों को जल्दी से देखते चलना है, आसानी से तैयार हो जाएगा। शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप के देशों से। अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू है और इसकी मुद्रा मन्नत है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है, मुद्रा दरम है। इंडोनेशिया की राजधानी नुशंतारा और इसकी मुद्रा रुपिया है, रुपया नहीं, रुपिया। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसकी मुद्रा ईरानी रियाल है, रियाल। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, इसकी मुद्रा शोम है। ओमान की राजधानी मस्कट, यहाँ पर ओमानी रियाल चलता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, इसकी मुद्रा टेंगे है। कतर की राजधानी दोहा, कतारी रियाल इसकी मुद्रा है। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है, रियाल इसकी मुद्रा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, इसकी मुद्रा भी शोम है, यानी किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों की मुद्रा सोम ही है। ओके। कुवैत, राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा कुवैती दिनार। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, इसकी मुद्रा उत्तर कोरियाई वान। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, इसकी मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन है। जापान की टोक्यो, यहाँ पर एन मुद्रा चलती है। जॉर्जिया की तिब्लिसी है, लारी नामक मुद्रा यहाँ पर चलती है, इंपॉर्टेंट है ये। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, जॉर्डन दीनार यहाँ चलता है। तजाकिस्तान की दुशांबे है, तजाकिस्तानी शोमोनी नामक मुद्रा यहाँ पर चलती है। तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की लीरा यहाँ मुद्रा चलती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तानी मनत इस यहाँ की मुद्रा का नाम है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की मुद्रा बात है। नेपाल की काठमांडू है, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस की मनीला, फिलीपीन पीसो यहाँ की मुद्रा है। बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीनी दिनार नामक मुद्रा यहाँ चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका नामक मुद्रा चलती है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है, ब्रुनेई डॉलर यहाँ चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू, गुलट्रुम नामक मुद्रा यहाँ चलती है। देखिए, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां और उनकी मुद्रा, ये जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछता है तो अक्सर यही सब है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मंगोलियन तुग्रिक यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशियन रिंगित यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की माले राजधानी है, मालदीव रुपया यहाँ चलता है। म्यांमार की राजधानी नेपिता, म्यांमार क्यात नामक मुद्रा चलती है। यमन की राजधानी शाना है, यमेनी रियाल नामक मुद्रा यहाँ चलती है।
रूस की राजधानी मास्को है। रूस में रूबल नामक मुद्रा चलती है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, यहाँ पर लेबनीज पाउंड चलता है। वियतनाम की हनोई है, वियतनामी डोंग यहाँ चलता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ पर दिरहम नामक मुद्रा चलती है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, यूरो यहाँ चलता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सऊदी रियाल यहाँ चलता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, सिंगापुर डॉलर यहाँ चलता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, सीरियाई पाउंड नामक रुपया यहाँ चलता है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, यहाँ पर लंकाई रुपया चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्राओं को देखते हैं। यूरोप में देखिए ज्यादातर देशों की मुद्राएं यूरो ही है, ठीक है, इसलिए ये आसान रहेगा आपको तैयार करने में मुद्रा के संदर्भ में। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, मुद्रा क्रोना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मुद्रा यूरो। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा यूरो। यूनान की राजधानी एथेंस, मुद्रा यूरो। देखिए सबकी यूरो है ना। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, मुद्रा चेक कोरुना, चेक कोरुना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा डेनिश क्रोन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ की मुद्रा नॉर्वेई को क्रोन है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, यहाँ भी यूरो है। पोलैंड की राजधानी वारसा, नई जलाटी नामक मुद्रा है यहाँ पर। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यूरो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, बुल्गारियाई लेव चलती है यहाँ पर। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, यूरो मुद्रा। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, बेलारूसी रूबल नामक मुद्रा यहाँ चलती है। मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है, मेसिडोनियाई दीनार यहाँ चलता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, रिवनिया यहाँ चलती है, याद करिएगा। यूक्रेन और रूस में संघर्ष इस समय चल रहा है, इसलिए ये हो सकता है पूछ लिया जाए। मुद्रा भी याद रखिएगा, रिवनिया। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ चलता है। पहले यहाँ की भी यूरो मुद्रा थी, लेकिन यूरो से बाहर हो गया जब यूके, तब इसने अपनी खुद की मुद्रा अपनाई। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, रूमेनियन ल्यू नामक मुद्रा यहाँ चलती है। लाटविया की राजधानी रीगा, यूरो मुद्रा। लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, यूरो मुद्रा। लिथुआनिया की विल्नियस, यूरो मुद्रा। स्पेन की मैड्रिड, यूरो मुद्रा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, यहाँ भी यूरो नामक मुद्रा चलती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहाँ स्विस फ्रैंक नामक मुद्रा चलती है। स्वीडन की स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना मुद्रा। सर्बिया की बेलग्रेड, सर्बियाई दिनार नामक मुद्रा। हंगरी की बुडापेस्ट, यहाँ पर हंगेरियन फोरिंट नामक मुद्रा चलती है। ओके, तो ये यूरोप के पूरे देश हो गए और उनकी मुद्राएं, राजधानियां। अब आते हैं हम अफ्रीका की तरफ। अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, अंगोलियन क्वांजा नामक मुद्रा यहाँ चलती है। अल्जीरिया की अल्जीरियर्स, अल्जीरियन दिनार चलती है। मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्कन दिरहम नामक मुद्रा चलती है यहाँ पर। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, यहाँ की मुद्रा मोजाम्बिकन मेटिकल है। ये तो सब आसान है, मोजाम्बिक से मोजाम्बिकन मेटिकल। नामीबिया की राजधानी विंडहाक, नामीबियाई डॉलर या रैंड चलती है। नाइजीरिया की राजधानी नियामी, फ्रैंक मुद्रा यहाँ चलती है। नाइजीरिया की लागोश, नाइजीरियाई नायरा नामक मुद्रा। रवांडा की किगाली, रवांडन फ्रैंक मुद्रा चलती है। सोमालिया की मोगादिशु, सोमाली शिलिंग मुद्रा यहाँ चलती है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, यहाँ की मुद्रा है रैंड, ये इंपॉर्टेंट है। सूडान की खार्तूम, सूडानी पाउंड नामक मुद्रा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानियन सीलिंग नामक मुद्रा। सेसेल्स की राजधानी विक्टोरिया, सेसेलियस रूपी नामक मुद्रा। मालागासी की राजधानी अंतानरीबो, मलागाशी एरियरी नामक मुद्रा यहाँ चलती है। मलावी की लिलोंगवे, मलावियन क्वाचा नामक मुद्रा यहाँ चलती है। बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन, बोत्सवाना पुला नामक मुद्रा। बुरुंडी की बुजुम्बुरा, बुरुंडियन फ्रैंक नामक मुद्रा है, बुरुंडी में चलती है। कैमरून की राजधानी याओंडे,
सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक नामक मुद्रा। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले, यहाँ भी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। चाड की राजधानी एनदजामेना, यहाँ भी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, यानी ये तीनों जगह एक ही मुद्रा चलती है। माली की राजधानी बमाको, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक मुद्रा। स्वाजीलैंड की राजधानी माबाबाने, स्वाजीलिलाग्नी नामक मुद्रा। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन, लियोन नामक मुद्रा यहाँ चलती है। एरिट्रिया की राजधानी अश्मारा, नाकफा नामक मुद्रा। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिश, ट्यूनीशियाई दिनार नामक मुद्रा। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडाई शीलिंग नामक मुद्रा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बियन क्वाचा नामक मुद्रा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो यूएस डॉलर होता है वो जिम्बाब्वे में चलता है। कांगो की किंशासा, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक नामक मुद्रा। मिस्र की काहिरा, इजिप्टियन पाउंड। इथोपिया की आदिस अबाबा, इथोपियन बिर्र नामक मुद्रा यहाँ चलती है। घाना की राजधानी अक्रा, सेडी मुद्रा यहाँ चलती है। गिनी की राजधानी कोनाक्रे, गिनियन फ्रैंक नामक मुद्रा। केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्याई सिलिंग नामक मुद्रा यहाँ चलती है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली या हून, लीबियन दिनार। लेसेथो की राजधानी मशेरू, ये लेसेथो लोती नामक मुद्रा। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, लाइबेरियन डॉलर यहाँ चलती है। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। गाम्बिया की बंजुल, गाम्बियन डलाशी नामक मुद्रा। जिबूती की जिबूती, जिबूती फ्रैंक। बुर्किना फासो की क्वादा दोगो, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक मुद्रा। कोमोरोस की मोरोनी, कोमोरियन फ्रैंक नामक मुद्रा। कोटे डी आइवर की यामो उस्क्रो, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक मुद्रा। गुयाना की मलाबो, गुयाना डॉलर यहाँ पर चलती है। ओके, अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की तरफ, उनके देश राजधानियों और मुद्राओं को देखते हैं। ब्राजील की राजधानी साओ पोलो है, ब्राजीलियाई रियल नामक मुद्रा यहाँ चलती है। चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली पीसो। इक्वाडोर की क्यूटो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ चलता है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो, यहाँ पर गिल्डर या सूरीनामी डॉलर चलता है। वेनेजुएला की राजधानी कराकश, बोलीवर नामक मुद्रा। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स राजधानी है, अर्जेंटीनो पीसो नामक मुद्रा चलती है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर नामक मुद्रा यहाँ पर चलती है। पेरू की राजधानी लीमा, न्यू शोल नामक मुद्रा। कोलंबिया की बोगोटा, कोलंबियन पीसो नामक मुद्रा चलती है। गुयाना की जॉर्ज टाउन, गुयाना डॉलर यहाँ चलता है। पराग्वे की असंस्यान, गुआरानी नामक मुद्रा यहाँ चलती है। उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो, उरुग्वेयन पीसो नामक मुद्रा। बोलीविया की राजधानी लापाज, बोलीवियानो मुद्रा। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने, यहाँ पर यूरो चलती है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश फ्रेंच गुयाना है जो यूरो मुद्रा को अपनाया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों को देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडियाई डॉलर यहाँ चलता है। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबन पीसो। पनामा की राजधानी पनामा सिटी, बालबोआ मुद्रा। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, ईस्ट कैरिबियन डॉलर। बहामास की राजधानी नसाउ, बहामियन डॉलर। बाराबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन, वजन डॉलर। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस, यहाँ की मुद्रा कोस्टारिकन कोलन है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी राजधानी है, मैक्सिकन पीसो मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के तट पर है, ये भी पूछता है। किस नदी पर है? पोटोमैक नदी पर। और यहाँ की मुद्रा तो विश्व प्रसिद्ध ही है, डॉलर। होंडुरास की राजधानी तेगुशिगल्पा, मुद्रा होंडुरन लेम्पिरा। वर्जिन द्वीप समूह की राजधानी चारलोटे अमाली, मुद्रा यूएस डॉलर। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा ग्वाटेमालन क्वेट जाल। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, निकारगुआन कोर्डोवा यहाँ की मुद्रा है। जमैका की राजधानी किंगस्टन, मुद्रा जमैकन डॉलर। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, मुद्रा यूएस डॉलर। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, मुद्रा डेनिस क्रोन। हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस, मुद्रा गोर्डे। एंटीगुआ की राजधानी सेंट जोन्स, मुद्रा ईस्ट कैरिबियन डॉलर। सेंट किट्स एंड नेविस की राजधानी बसेतेरे, मुद्रा ईस्ट कैरिबियन डॉलर।
प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन, मुद्रा ईस्ट कैरिबियन डॉलर। सेंट विसेंट की राजधानी ग्रेनेडाइंस किंग्सटाउन, मुद्रा ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। ओके, ओशियनियाई देश को देख लेते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। सोलोमन द्वीप समूह, इसकी राजधानी होनियारा है, मुद्रा सोलोमन आइलैंड डॉलर। न्यू कैलिडोनिया की राजधानी नामिया, मुद्रा फ्रैंक है। मार्शल द्वीप की राजधानी मजूरो, मुद्रा यूएस डॉलर। फिजी की राजधानी सुआ, मुद्रा फिजियन डॉलर। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी, मुद्रा पापुआ न्यू गिनियन किना है। ओके, तो ये विश्व के सभी देश और उनकी राजधानियां तथा मुद्राएं हैं। परीक्षा में इससे एक प्रश्न तय है, यानी 15 मिनट में आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम 3-4 टॉपिक को एक साथ स्टैटिक जीके के रूप में करवाएंगे। ऐसे ही 15 दिन में आपका सारा जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी भी कंप्लीट होगा। बस आपको डेली के डेली ये वीडियो देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। नमस्कार।